कौशल एंड नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स प्रो। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसका नाम है क्रेड इन ऊप्स पीएचपी। यानी हम लोग क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो भी ऊप्स पीएचपी के थ्रू। तो जितने वीडियो अभी सब हमने बनाए हैं, 11 वीडियो मैंने बनाए थे ऊप्स पे सीरीज़ पे, तो ये उसका 12वां वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको बिना स्किप हुए पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे ऊप्स के सारे फीचर्स आपने देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो नेम स्पेस, फाइनल, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रेड्स एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये सारा इनहेरिटेंस वगैरह सारा आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आए और समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेड मतलब ही हुआ क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, चारों ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटाबेस के अंदर। तो उसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि हम चलते हैं सबसे पहले जैम्प में, और जैम्प पे आने के बाद अपने डेटाबेस पे चलते हैं। डेटाबेस के लिए हम करते हैं यूज़ PHP माई एडमिन पे। तो PHP माई एडमिन पे चलते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं पहले डेटाबेस एंड देन आके बनाते हैं फाइल। ठीक है ना, तो फाइल बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने फोल्डर को एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था क्रेड ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग फाइल्स क्रिएट करेंगे VS कोड के द्वारा। तो VS कोड में एक हम फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा index.php। ठीक है, अभी मैंने बस सिर्फ ये बनाया है फाइल, इसके अंदर का कोड बाद में लिखेंगे। और अभी डेटाबेस को एक्चुअली में एक बार क्रिएट कर लें उसके बाद। तो PHP में एडमिन में आ गए, ये रहा। और यहाँ आने के बाद हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस का नाम रख देते हैं थोड़ा स्लो कर रहा है, ओके। डेटाबेस का नाम तो मैंने यहाँ लिखा क्रेड PHP। ठीक है, क्रेड PHP नाम का डेटाबेस बनाया। ठीक है, डेटाबेस का नाम हमने क्रेड PHP बना दिया, क्रिएट कर दिया और यहाँ पर डेटाबेस बन चुका है। ठीक है ना, डेटाबेस के अंदर अगर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। और एक्चुअली में यहाँ पर, और इसके अंदर आने के बाद क्रेड के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं यूजर्स नाम की टेबल। एंड नंबर ऑफ फील्ड अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर 3 बना ली है, 3 या आप कह सकते हैं 4 बना लेते हैं। चलिए, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। ठीक है ना, 4 कॉलम्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया एक आईडी बना लेते हैं, नाम रख देते हैं यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और इसका नाम रख देते हैं यूज़र नेम, यूज़र का नाम और यूज़र का ईमेल। ठीक है, यूज़र ईमेल। ठीक है, एंड यहाँ पर बना लेते हैं क्रिएटेड एट। ठीक है, क्रिएटेड एट अभी बताते हैं क्या मतलब इसका। यहाँ पर हमने 10 लेंथ दे दिया, ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया एंड प्राइमरी की। ठीक है ना, यहाँ पर आए वैरकर बना लेते हैं, यहाँ भी वैरकर बना लेते हैं, वैरकर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बनाएंगे टाइम स्टैम्प। क्या बनाएंगे, टाइम स्टैम्प। ये रहा, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, ये ऑटोमेटिक जो है टाइम हमारा स्टोर कर देगा। तो 255, ये 255 फील्ड दे देता हूँ और ये भी हमने इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और एक बार ट्राई करते हैं सारी टेबल हमारी जनरेट होती है कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया और आई थिंक टेबल हमारी जनरेट हो चुकी है। अगर मैं इसमें अभी जाकर देखते हैं तो अभी हमारे पास ये 3 फील्ड हैं और इसके अंदर हम इंसर्ट करके एक बार देख लेते हैं तो क्या होता है, एक आइडिया लग जाएगा। एक स्टोर करके देते हैं, अमित यहाँ पर रखा और ये रखा मैंने amit@gmail.com। ठीक है, बस सिर्फ इतना करके देख लेते हैं, इससे एक आइडिया लग जाएगा करना क्या है। ठीक है, चलिए ये हमारा काम हो गया। और हमने जब जाकर अपने डेटाबेस में चेक किया तो हमारे डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ID1 नेम IT ऑटो इंक्रीमेंट एंड क्रिएटेड बाय, देखिए टाइम अपने आप ऐड हो गया इसके टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर, चलिए तो ये टाइम आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने बजे ये डेटा हमारा स्टोर हुआ है। तो मुझे कुल मिला के इस डेटा को कोई ज़रूरत है नहीं, मैं बस यहाँ देखना चाह रहा था कि हमारा डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मेरी टेबल का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है क्रेड PHP और उसके अंदर टेबल है यूजर्स। ठीक है, तो बस इसको बनाकर यहाँ देख लेते हैं और फाइल पे आते हैं। यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल जनरेट करते हैं। इंडेक्स फाइल के लिए हमने यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट तैयार किया HTML का और यहाँ करके लिख दिया क्रेड इन ऊप्स PHP, क्रेड इन ऊप्स PHP। ठीक है, ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हम चलते हैं सीधे बूटस्ट्रैप पर और बूटस्ट्रैप का बना बनाया टेम्पलेट वहाँ से उठा लेंगे। तो इसके लिए मैं गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ यूज़ करूँगा
बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप बिगनिंग। आपको एक बार स्टार्टिंग से पूरा मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर होता जाए कैसे कैसे जाना है। और यहाँ जाने के बाद हम डॉक्स पे जाएंगे। डॉक्स पे जाने के बाद हम यहाँ पर सिंपल सा सर्च करेंगे, या एक काम करते हैं, यहाँ से पहले टेम्पलेट स्टार्ट उठा लेते हैं। और अगर मैं ये टेम्पलेट उठाता हूँ तो ये एक्चुअली में यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा बॉयलरप्लेट हम देख लेते हैं एक बार, एक काम करते हैं पूरा हटा देते हैं और यहाँ पे टाइटल में अब डाल देते हैं क्रेड इन ओप्स PHP, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आकर के फाइल को एक बार हिट करके देख लेते हैं कि हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में इस पर अप्लाई हो चुका है। हेलो वर्ल्ड ये जो बन रहा है ये बूटस्ट्रैप का है और ये बन गया। क्लियर। अब हमें बहुत ही आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कैसे हुआ। क्लियर। कुल मिला के आपको यहाँ पर आना है, डॉक्स पे आना है, यहाँ से टेम्पलेट कॉपी कर लेना है। अब मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था फॉर्म, तो मैंने बोला फॉर्म कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको सर्च करना है फॉर्म कंट्रोल्स और यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने कुछ फाइल्स आ जाएंगी। ये रहा ईमेल आईडी टेक्स्ट ना। तो क्या करने वाले हैं, इस डेटा को मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए मैं सीधे ले सकता हूँ या डायरेक्टली यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। ये रहा, ओके, पासवर्ड के लिए हो गया, ये टेक्स्ट पासवर्ड के लिए हो गया, फॉर्म टेक्स्ट हो गया। एक काम करते हैं सीधे यही कॉपी कर लेते हैं। क्लियर। कॉपी किया और मैं आता हूँ यहाँ पे अपने फोल्डर में, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बस सिर्फ ये डेटा एक्चुअल में एक्सेस करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो कंटेंट आ गया, इसके ऊपर लगाना है मुझे फॉर्म, जैसा था वैसे ही रहने देंगे फॉर्म, और फॉर्म को आकर के यहाँ पर करेंगे बंद। फॉर्म बंद कर दिया। एक काम करते हैं, इन सब डिप की ज़रूरत नहीं है तो मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। पहले इतना देखते हैं इतने से क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो है हमारा हेलो वर्ड आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी और एक इंटर टेक्स्ट आ गया। और यहाँ मुझे यहाँ पर एक चाहिए था बटन, ठीक है। बटन लाने के लिए हम बटन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हटाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हटा दिया, ये भी हटा दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और ये भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधा सीधा डेटा हम बनाते जा रहे हैं और यहाँ से देखते हैं इतने से क्या हो रहा है। तो ये आपका इंटर ईमेल और इंटर टेक्स्ट। अब टेक्स्ट एरिया तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए था इंटर इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख दिया। क्लास का नाम यही रहने दिया, सब कुछ यही रखा, बस इसकी आईडी बदलेंगे और रो यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया बना हुआ है, तो हटा करके इसको हटा देते हैं। चलिए भाई, तक हो गया। यहाँ लगा देते हैं BR, न्यू लाइन आ जाए। और एक मुझे और चाहिए था, इसका नाम है इनपुट टाइप बटन। इनपुट टाइप एक्चुअली में सबमिट होगा, ठीक है, मुझे डेटा सबमिट करना है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं डेटा को जिससे आपको दिखे। हाँ, ये हमारा आ गया और वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पर वैल्यू सेव डेटा, ठीक है। इस डेटा पे आने के बाद एक और बटन बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सबमिट की जगह रीसेट, रीसेट। और ये मैंने कर दिया, नाम रख दिया क्लियर डेटा, ठीक है। फॉर्म बन गया। ये हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है। फॉर्म आप ध्यान से देखिएगा क्या बना रहे हैं हम। एक्शन दे देते हैं, एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, मेथड दे देते हैं। मेथड में दे देते हैं मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है, बस इतना रखते हैं। और ये जो बटन है, इस बटन का नाम भी मुझे कुछ रखना पड़ेगा, तो मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी। जैसा रखेंगे उस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। क्लियर। तो बस इतना अभी देखेंगे अगर, तो क्या बन रहा है, एक हमारे पास ये जनरेट होकर आ रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, ठीक है ना। अब मैंने बोला इस पर कि जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इस पर लगाना है फॉर्म कंट्रोल, ओके, प्लेस होल्डर है, इसका नाम बदल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं यूज़र नेम, और नेम भी दे देते हैं और यू भी दे देते हैं यूज़र अंडरस्कोर नेम। कंट्रोल बना रहे हैं अभी तो। और ये जो लिखा है इंटर नेम, ठीक है, इंटर नेम, इसका भी नाम रख देते हैं यूज़र नेम, ओके।
एक्चुअली में ये था, ओके ये रहा यूज़र नेम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कंट्रोल, ईमेल था तो यूज़र ईमेल, और यहाँ भी यूज़र ईमेल, और ये जो नेम लिखा है यहाँ पर नेम लिख देंगे और नेम में रख देंगे यूज़र नेम। एक बार बॉयलर प्लेट तैयार कर लें और एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना रख करके, एक्चुअली में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ से उठाकर डेटा को क्या कर लूँ, यहाँ पर रख दूँ, पहले नेम एंड देन उसके बाद ईमेल। ठीक है, अगर अभी देखें तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, ये रहा, ओके एंड देन हाँ यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है, ओके सबमिट था। ठीक है, तो ये हमारा 2 बटन हमारे तैयार हो गए, एक ये और एक ये। ठीक है ना, चलिए अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि मुझे इस चीज़ को यूज़ करना था, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ से लाते हैं सेंटर टैग लगा देते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं बट और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन हमें समझना था कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, ये कर दिया, डेटा हमारा सेंटर में आ गया, डेटा हमारा सेंटर में आ गया, यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है ना, यूज़र नेम और ईमेल हमें इनपुट देना है, और ये है बटन। इस बटन को भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं जल्दी से, और डिज़ाइन करने के लिए सीएसएस आपने अगर देखा होगा, इसका बूटस्ट्रैप का सीएसएस अगर आपको पता है तो बहुत आसानी समझ में आएगा, बट हल्का सा मैं बता रहा हूँ, BTN लगा देते हैं, और BTN मैंने बोला BTN डैश प्राइमरी, तो इससे क्या होगा, इससे ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसी CSS को लगा देता हूँ बटन, और बटन प्राइमरी टाइप का होना चाहिए, मैंने ये बोला, और ये इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ डेंजर टाइप का, मतलब थोड़ा सा स्टाइल इसका अलग हो जाएगा। ये देखिए, अब आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ से तैयार हो गया। मैं चाहता हूँ यूज़र नेम यहाँ पे इंटर द नेम, इंटर द ईमेल, ईमेल एड्रेस डालें, और जब सेव बटन पर क्लिक करें तो डेटा हमारा सेव हो जाए। और ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा बदलना चाहता हूँ, और लिखना चाहता हूँ CRUD इन OOPS PHP। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक्चुअल में कुछ इस तरीके से CRUD इन OOPS PHP। थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मेट देंगे, अभी ज़्यादा कुछ हम नहीं करने वाले हैं, बस अभी हमें ये देखना है कि डेटा हमारा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा पूरा, और बस हम लोग इतना ही डिज़ाइन करेंगे। आते हैं लौट के अपने कोड पे। अब मुझे करना ये है कि डेटा हमारा पोस्ट है, इस तरीके डेटा जाने वाला है, इंडेक्स फाइल बनी हुई है, इंडेक्स फाइल से हमें डेटा एक्सेस करना है, यहाँ से बटन पे क्लिक करेंगे डेटा जाके सेव हो जाए, इतना काम हमें करना है। तो सबसे पहला काम डेटाबेस में सेव करने वाला, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा DB, एक्चुअली में db_connect.php। ठीक है, इसके अंदर आया, और इसके अंदर आने के बाद मैंने बोला क्लास बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा db_connect, ये डेटाबेस का नाम हो, क्लास का नाम हो गया। और हमें क्या करना है, PHP कोड है, तो एक्चुअली में PHP तो हमने ओपन ही नहीं किया, ये रहा। एंड देन क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जो जो मेथड्स की और क्लास की जरूरत पड़ने वाली है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्लास के अंदर मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक जब भी ये क्लास इनहेरिट हो तो इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर हो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला प्राइवेट वेरिएबल बनाया डॉलर, एक्चुअली में मुझे ज़रूरत पड़ेगी होस्ट की, तो मैंने बोला होस्ट, और यहाँ पर होस्ट का नाम लिया लोकल होस्ट, यानी डेटाबेस हमारा MySQL के अंदर जाना है, तो मैंने डेटाबेस का नाम MySQL ले लिया। और मैंने बोला प्राइवेट डॉलर यूज़र, यूज़र नेम, एंड यूज़र नेम में मैंने बोला यहाँ पर रूट होता है, आपको भी पता है एडमिन में हम लॉगिन करते हैं तो, और ये हमने यहाँ पर बोला, और इसका जो पासवर्ड होता है वो ब्लैंक होता है, तो मैंने बोला पासवर्ड, और यहाँ पर रख दिया ब्लैंक, ब्लैंक रख दिया। ये जैम्प की बात कर रहा हूँ, अगर ये वर्टिगो सर्वर होता तो यहाँ पर हम वर्टिगो यूज़ करते हैं, पासवर्ड वर्टिगो हो जाता। और मैंने बोला डेटाबेस का नाम, तो मैंने बोला डेटाबेस का नाम अभी मैंने बताया था, उसका नाम था CRUD, एक्चुअली में PHP, तो उस डेटाबेस का नाम लिख लिया। और हम बनाने वाले हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, तो मैंने बोला प्रोटेक्टेड $con, ये हो गया हमारा कनेक्शन के लिए। तो हमने ये सारा काम कहाँ पर किया, DB कनेक्ट के अंदर। एक्चुअली में मैं क्लास जो लिख रहा हूँ डेटाबेस कनेक्शन कोड यहाँ लिखेंगे, और इसको मैं जहाँ भी फाइल जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं इसको कॉल करने वाला हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर हम यूज़ करने वाले, हम यूज़ करने जा रहे हैं डेटाबेस जिसका नाम है MySQL।
तो MySQL के ऊप्स के लिए MySQL आई हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा न्यू कीवर्ड के द्वारा। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ और फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला पब्लिक, और एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट होता है। ये मैंने अगर वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट, एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर लिख देंगे, कंस्ट्रक्ट, और यहाँ आने के बाद मैंने बोला कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैंने बोला कंस्ट्रक्टर बनाओ। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर दिस के थ्रू, एक्चुअली मैं डॉलर दिस के थ्रू कनेक्शन में हमें ऑब्जेक्ट आंसर करना है, हैंडल करना है। तो मैंने कहा न्यू MySQL आई, ये क्लास का नाम है एक्चुअली में, और इसके अंदर हमें 4 पैरामीटर मेनली पास करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहला होता है होस्ट का नाम, होस्ट नेम होता है, फिर उसके बाद होता है यूज़र नेम, और उसके बाद होता है पासवर्ड, एंड उसके बाद होता है डेटाबेस का नाम। तो इतने पैरामीटर में पास करने पड़ते हैं। तो मैंने बोला मुझे इन सारे वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो स्वाभाविक सी बात है मुझे दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला दिस डॉट दिस के साथ एरो लगाया और यहाँ लिख दिया होस्ट का नाम, तो होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट का नाम दे दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये सारे वीडियो, अगर यहाँ पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसके पहले के सारे वीडियो आपको क्लियर है और ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो एक बार पूरे सीरीज़ को एक बार जरूर चेकआउट करिए, ठीक है, तब आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी। क्योंकि वेरिएबल्स एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दिस कीवर्ड का। तो मैंने यहाँ पर बोला यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हो गया, इस वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कॉमा लगाया, फिर मैंने बोला डॉलर दिस एरो ऑपरेटर, एंड यहाँ पर यूज़ किया पासवर्ड, पासवर्ड कॉमा डॉलर दिस एरो डेटा बेस, ठीक है, डेटाबेस का नाम। ये टोटल हमारा कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में बन गया है, ठीक है। टोटल ध्यान समझिएगा, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड पास हो रहा है। अगर कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा? तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इफ़, एक बार देख लेते हैं, डॉलर दिस के थ्रू अगर कनेक्शन में एरर आ रही है तो एरर के लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है कनेक्ट एरर, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। अगर कनेक्ट एरर आ रही है तो यहीं से हम क्या करेंगे? डाई कर देंगे और हम बोलेंगे डाई कनेक्शन फेल्ड, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे? उस एरर को दिखा देंगे डॉट लगा के। तो मैंने बोला डॉलर दिस के थ्रू डॉलर कॉन के अंदर जो कनेक्ट एरर आ रही है वो यहाँ पर दिखाई जाए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। सबसे पहला काम, ये जो मैंने फाइल बनाई है एक्चुअली में इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मैं काम करने वाला हूँ कि पहले जल्दी से इसको एक एक करके क्या करते हैं, देख लेते हैं कि एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दिस का काम हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया और ये क्लास हो गया, ठीक है। अब इस क्लास को हमें यूज़ करना है किसी और क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर करके एक बार देख लेता हूँ कि ये कोड हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइल में आए और यहाँ लिखा रिक्वायर PHP यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद मैंने बोला किसी भी फाइल को अटैच करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? रिक्वायर वंस। तो मैंने रिक्वायर वंस किसको, और इसको बोला db_connect.php को कनेक्ट किया। एक बार जल्दी से रिफ्रेश करके देख लेते हैं डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है। अगर कुछ गलत होता तो ये एरर देता। एक काम कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेता हूँ। तो मैंने बोला डॉलर obj इज इक्वल टू न्यू db_connect, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक बार देख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा है। और अगर कुछ एरर होती तो यहाँ पर दिखा देता। तो एक काम करते, जल्दी से मैं एरर करके देख लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड में गलत दे देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं एक एरर आ गई कि पासवर्ड यहाँ पर यस करके दे रहे हैं जो कि पासवर्ड है नहीं, ठीक है। तो ये एरर को मैंने यहाँ दिखा दिया, पासवर्ड एक्चुअली में होता नहीं तो ब्लैंक हटा दिया। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि जब मैं इस फाइल को कॉल करूँगा और कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर कंस्ट्रक्टर में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ऑटोमेटिक एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ तक का हमारा काम हो रहा है, हमारा चीज़ हो चुका है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने एक दूसरी फाइल में जिसमें हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके देखने वाले हैं, ठीक है ना।
तो जब मैं ऐड करके देखूंगा तो इंसर्ट करने का काम होगा, क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने एक अलग से फाइल बनाई जिसके अंदर सारा काम करेंगे, ठीक है ना, सारा का सारा हैंडलिंग का काम करेंगे। तो मैंने क्या बोला, एक फाइल और बना लेते हैं इसी के अंदर। एक्चुअली पूरी फाइल ध्यान से देखिए, डेटाबेस कनेक्शन हो गया। मैंने यहाँ पर बोला user.php, user.php नाम की एक फाइल बना ली। user.php के अंदर जाएंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर भी वही काम करूँगा, php क्वेश्चन मार्क, और ये चीज़ हमें यहाँ पर डेटाबेस का कोड, हम कनेक्टिविटी का सेव डिलीट अपडेट व्यू सब कुछ यहाँ रखेंगे। इसको एक्चुअली में कंट्रोलर फाइल की तरह ट्रीट करेंगे। ये कंट्रोल फाइल है और ये हमारा डेटाबेस को हैंडल कर रही है, और ये हमारी व्यू फाइल है जहाँ से हम डेटा को सेव कर रहे थे। एक तरीके से MVC मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, रिक्वायर किया, मुझे ज़रूरत है किसकी, डेटाबेस कनेक्शन कोड चाहिए मुझे। तो मैंने बोला रिक्वायर्ड वंस, और रिक्वायर्ड वंस में मैंने सीधा लिख दिया db_connect, क्योंकि सारा कोड यहीं पे है डेटाबेस का। .php को कनेक्ट कर लो, और मैंने यहाँ पर कर लिया। एंड आने के बाद एक क्लास बनाई, क्लास का नाम यूज़र, और एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड कीवर्ड आपको पता ही होगा, इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है। और किसको इनहेरिट कर लिया, db_connect को। db_connect कौन है, क्लास है जो अभी मैंने बनाया था db_connect वाली फाइल के अंदर, ये इस वाली फाइल को। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ इसको। जब इनहेरिट करूँगा इसके सारी प्रॉपर्टीज मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने बोला सीधा सा फंडा है, यहाँ पर बनाने के बाद मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जो कि पब्लिक टाइप का होगा, नहीं तो बाहर एक्सेस नहीं होगा। और फंक्शन का नाम रखा मैंने क्रिएट। चलिए, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं क्रेड ऑपरेशन, तो मैं यहाँ पर सीधा क्रिएट यूज़ कर रहा हूँ। और दो ही डेटा हमारे पास आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर सीधा यूज़ कर लिया $name और $email, इतना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्लास यूज़ किया था जिसका नाम है MySQLi क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसके थ्रू हमने एक्सेस किया था MySQL डेटाबेस में। तो होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस हमने एक्सेस किया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर जब मुझे डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखना होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ क्लासेस के नाम, फंक्शंस के नाम लिखेंगे। जैसे कि पहला फंक्शन है, मैं थोड़ा सा नोटपैड पे चलता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग 3-4 फंक्शन यूज़ करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है, एक का नाम है प्रिपेयर। क्या नाम है, प्रिपेयर फंक्शन। प्रिपेयर फंक्शन का काम होता है कि जो क्वेरी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं उस क्वेरी को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उस क्वेरी में जो भी फील्ड्स वगैरह चाहिए होंगी, जैसे कोई नेम स्टोर कर रहे हैं, ईमेल आईडी स्टोर कर रहे हैं, तो उसके जो वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे हम लोग, उसको यूज़ करने के लिए, मतलब अटैच करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाइंड पैरामीटर। क्या यूज़ करेंगे, bind_parameter। पैरामीटर नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं। पहला तो होता है डेटा टाइप, कि किस तरीके का डेटा टाइप है आर्गुमेंट का, और दूसरा होता है उस वेरिएबल का नाम, जिन वेरिएबल को आप यूज़ करने जा रहे हैं। किसके अंदर, एक्चुअल में प्रिपेयर फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, बस इतना सिंपल समझिए कि प्रिपेयर फंक्शन जो होता है SQL क्वेरी बनाता है, और बाइंड पैरामीटर क्या करता है, उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स होंगे, यानी ईमेल आईडी, नेम, जेंडर, कोड जो भी होगा, वो अटैच करने का काम करता है। सबसे पहले डेटाबेस का नाम और वेरिएबल का नाम, वेरिएबल जो भी आप देना चाहें, इस तरीके से हम पास करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, जब ये स्टेटमेंट बन जाता है तो उसको हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए यूज़ होता है एक्जीक्यूट फंक्शन, जो काम हम लोग MySQL के अंदर प्रोसीजरल में एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करते थे, वही काम यहाँ पर एग्जीक्यूट फंक्शन करता है। तो मेनली हमें इन्हीं सारे फंक्शन की मेनली जरूरत पड़ने वाली है। तो एक फंक्शन हो गया प्रिपेयर, दूसरा हो गया बाइंड पैरामीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा है एग्जीक्यूट। एंड लास्ट में जब मुझे डेटा निकालना होगा, डेटा फेच करना होगा, तो मुझे यूज़ करनी पड़ेगी एक फंक्शन का जिसका नाम है fetch_all। fetch_all नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम यू पास करते हैं पैरामीटर की किस तरीके का डेटाबेस डेटा हमें लाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया MySQLi_assoc, एसोसिएटिव डेटा हमें लाना है। तो ये जो हम पास करेंगे, इस तरीके से पैरामीटर यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिपेयर फंक्शन SQL क्वेरी बनाता है जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर को बाइंड करने का काम इस क्वेरी से बाइंड पैरामीटर यूज़ करेगा, और जब ये क्वेरी बन जाएगी तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्जीक्यूट फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड देन आता है डेटा, अगर निकालना चाहते हैं किसी डेटाबेस से, तो उस डेटाबेस से निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्चुअल में फेच ऑल नाम का फंक्शन, जिसके अंदर MySQL पैरामीटर पास करेंगे जो एसोसिएटिव फॉर्म में डेटा लाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, इनको हम देखने वाले, एक एक करके देखेंगे, अभी आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने काम किया STMT एग्जीक्यूट किया, या SQL ही बना लेते हैं, SQL क्वेरी बना लिया। और SQL क्वेरी के अंदर हमने लिखा डॉलर, एक्चुअली में दिस के अंदर किस पे क्वेरी बना रहे हैं, कौन पे, कौन कनेक्शन पे बना रहे हैं, और कनेक्शन के अंदर क्या बना रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो मैंने बोला प्रिपेयर, और प्रिपेयर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी एक तरीके से इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो इंसर्ट के लिए हमने क्वेरी लिखी, और इंसर्ट क्वेरी में लिखा इंसर्ट इनटू, कहाँ पे, यूज़र नाम की टेबल थी। एक बार देख लेते हैं डेटाबेस का नाम क्या था,
एक्चुअली में डेटाबेस का नाम था, हाँ यूजर्स, यूजर्स नाम का डेटाबेस था। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली में टेबल का नाम यूजर्स था, तो मैंने यहाँ लिखा यूजर्स, और फिर मैंने लिखा यूजर्स में क्या क्या देना है, तो मैंने बोला नेम देना है, यूज़र का नाम देना है, एंड यूज़र का ईमेल आईडी स्टोर करना है। ठीक है, क्वेरी बना रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम लगाएंगे 2 पैरामीटर, कॉमा 2 पैरामीटर, यानी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्यों भाई, प्रिपेयर फंक्शन अभी क्वेरी बना रहा है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क है इनको ऐड करने का काम कौन करेगा, बाइंड फंक्शन। मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नोटपैड पे लेके गया था, तो उनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम प्रिपेयर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। देखिए, प्रिपेयर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो स्कल इंजेक्शन वगैरह को अवॉइड कर सकता है। तो ये क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग होती है, या ये कह लो ये सारे हैकिंग के अटैक्स होते हैं, तो इनसे बचने के लिए एक्चुअली में हम प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज हम सीधा स्ट्रिंग फॉर्म में भी हम इसको बना सकते थे, स्ट्रिंग वाला जो यूज़ करते हैं डायरेक्टली एसक्यूएल इक्वल टू समथिंग डेटा पास करके भी हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते थे, बट प्रिपेयर फंक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखिए, अब एक और चीज़ समझते हैं, एसक्यूएल तो बन गया, अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे कुछ डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर एक्चुअली में बाइंड पैरामीटर। क्या यूज़ करेंगे, बाइंड पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर हमको पहले डेटाबेस बताना होता है। तो मैंने डेटाबेस के बारे में बोला, देखो पहला जो डेटा है वो यूज़र नेम आ रहा है और ईमेल आईडी आ रही है। यूज़र नेम ईमेल आईडी दोनों कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला, सीधा बोल दो डबल कोट्स के अंदर एस एस, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग, दोनों ही स्ट्रिंग है। और मैंने यहाँ पर बोला क्या, कौन सा वेरिएबल है, नेम, एंड दूसरा है ईमेल। ध्यान समझिएगा, ये जो मैंने 2 एस लिखा है, इसका मतलब है कि पहला एस मतलब स्ट्रिंग है, दूसरा एस ईमेल है। अगर ये पहला एस होता, दूसरा इंटीजर होता, तो मैं यहाँ आई लिखता, बट यहाँ पर इंटीजर है नहीं, दोनों वैल्यू कैसी स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने दोनों को एस लिखा। बहुत अच्छा समझ में आएगा, अभी जब हम आगे और काम करेंगे पूरा तो आपको क्लियर होगा। तो मैंने एस बोला, नेम और ईमेल आईडी। अब ये जो एसक्यूएल था ये बाइंड कर लेता है एस को, एन को इन क्वेश्चन मार्क पे। तो क्वेश्चन मार्क पे दोनों वैल्यू सेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट ही करना है। तो मैंने बोला एक काम करो, सीधा यहाँ से रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो, जो डेटा हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने बोला एसक्यूएल के अंदर एक्चुअली में इस फंक्शन कॉल कर लेते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, ये फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है एक्चुअली में। और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है क्रिएट। और इस क्रिएट फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करके भी देखता हूँ कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब बात आती है कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो हम चलेंगे इंसर्ट पे, और इंसर्ट के अंदर यहीं रहते हुए इस जगह पर मैं फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ से डीबी कनेक्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पर ज़रूरत है यूज़र की। और यूज़र के अंदर मैंने टेबल क्लास का नाम बनाया यूज़र, इसको कॉल करेंगे। और ये क्लास कहाँ है, तो इसमें यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र वाली फाइल को। देखिए, डीबी कनेक्ट को मैंने इंपोर्ट किया है user.php में, और user.php को इंपोर्ट किया है, इंक्लूड किया है कहाँ पर, index.php। तो index.php में user.php आ गया, और यहाँ पर यूज़र नाम के जो क्लास थी, देखिए क्लास का नाम क्या है, यूज़र। उसी क्लास का मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, यूज़र नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है ना, यूज़र ओबीजे ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। चलिए, अब बात आती है कि अगर इंसर्ट होगा तो डेटा सेव कैसे होगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है। क्या फंक्शन लगाना है, मैं चाहता हूँ जब ये डेटा मेथड पोस्ट के रूप में आए तो डेटा क्या हो जाए, उसमें चेक करे पोस्ट का मेथड। ठीक है ना, और उसके थ्रू हैंडल करें। तो मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट तो बन गया, मैं सबसे पहले यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ $_ सर्वर का जो रिक्वेस्ट आया है, रिक्वेस्ट मेथड कैपिटल में होता है ये, रिक्वेस्ट मेथड, मतलब कि अगर रिक्वेस्ट जो आया है सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट मेथड किस तरीके से है, अगर पोस्ट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पोस्ट फॉर्म में है, पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, तो क्या करना है, यहाँ पे यूज़र का, अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, और फॉर्म बटन का नाम क्या है, नेम तो हमने लिखा ही नहीं, नेम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं क्रिएट। अगर क्रिएट बटन पे क्लिक हुआ है तो यहाँ पे इफ़ इसके अंदर भी यूज़ करेंगे इस सेट, अभी समझ में आएगा, इस सेट $_ अगर इस बटन पे क्लिक हुआ है, यानी किस बटन पे क्लिक हुआ है, क्रिएट पे, तो फिर क्या करना है,
फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? इस यूज़र के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट, जो यूज़र नेम और ईमेल लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का नाम ये है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया डॉलर यूज़र के थ्रू मैंने कॉल कर लिया क्रिएट नाम के फंक्शन को, और यहाँ पर पास किया 2 आर्गुमेंट्स। एक्चुअली में ये कर्ली ब्रेस कुछ एरर दे रहा है। ओके, ये हटा गया, ठीक है। अब यूज़र नेम में हमें क्या पास करना है? ईमेल आईडी, और जो ईमेल आईडी यहाँ से आ रही है तो मैंने बोला डॉलर पोस्ट के अंदर यूज़र नेम आ रहा है, और दूसरा आ रहा है डॉलर पोस्ट के अंदर यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है ना। ये एक्चुअली में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली में हुआ ये कि जब मैं यहाँ से टेबल से इनपुट दूंगा, यहाँ से फॉर्म से जब मैं इनपुट दूंगा तो ये बटन पे क्लिक होगा, जिस बटन का नाम क्या है? सेव डेटा नाम के बटन पे क्लिक होगा, तो क्या नाम इसका क्या जा रहा है? क्रिएट। एक काम करते हैं, इसकी आईडी बना देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो सकता है ब्राउज़र एक्सेप्ट ना करे, तो मैंने इसका नाम क्रिएट भी लिख दिया। ये भी क्रिएट और आईडी, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक्शन तो मैंने दिया नहीं, एक्शन नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा? एक्शन ना देने का मतलब होता है कि ये सेम पेज पे आएगा, ठीक है, सेम पेज पे आएगा। क्लियर? जब सेम पेज पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये आते ही क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा यूज़र का, यूज़र को मैंने इंक्लूड कर लिया, यूज़र का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद पहले चेक करेगा कि सर्वर का जो रिक्वेस्ट मेथड है, यानी जो सर्वर पर रिक्वेस्ट मेथड है वो पोस्ट है, और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने मेथड लगाया हुआ है एक्चुअली फॉर्म का, वो क्या है? पोस्ट है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म में जाएगा। अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म में आया है तो यहाँ चेक करेंगे इस सेट क्या जो बटन है क्रिएट, उस बटन पर क्लिक हुआ है। अगर हुआ है तो यूज़र के अंदर, यानी यूज़र क्लास के अंदर जो मेथड है जिसका नाम क्रिएट फंक्शन है, उसके साथ यूज़र नेम और ईमेल आईडी दोनों पास कर दो, ठीक है। इतना काम होगा, तो ये जाकर यहाँ आएगा, क्वेरी फायर होगी और एग्जीक्यूट होकर के रिटर्न होकर यहाँ से लौट जाएगा। तो इतना काम होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो पहले काम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि डेटा हमारा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्चुअली में, और अगर सब कुछ ओके रहा तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। चलिए, ये आ गया क्रेड। अब मैंने यहाँ पर बोला अमितेश, देखिए मैंने बोला फर्स्ट डेटा, या एक काम करते हैं अपना ही नाम ले लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा सर्वेश, और यहाँ लिखा @gmail.com, ठीक है। ये यूज़र नेम और पास ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। यहाँ से मैंने सबमिट किया और डेटा कुछ भी नहीं दिखा कि सेव हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बार देख लेते हैं जाकर के कि हमारा डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमारा डेटाबेस में जाकर सेव हो गया, ID2 नेम और सर्विस कौशल सर्विस, और ये हमारा टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाकर क्या हो गया? स्टोर हो गया। इतना काम एक्चुअली में हुआ है, बट यहाँ पर मैंने कुछ भी दिखाया नहीं है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अभी मुझे डेटा दिखाना है, शो कराना है नीचे। यहाँ पर मैं शो भी कराऊंगा, यहीं पर सारा काम हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कि डेटा हम शो कैसे कराएंगे। क्लियर? तो चलिए, डेटा शो कराने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अभी पता चलेगा वर्क क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा सेव हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस डेटा सारा निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने बोला डॉलर यूजर्स, सारे यूजर्स डेटा, यूज़र डेटा, इसका नाम रख देता हूँ यूज़र डेटा, और यूज़र का डेटा मैं निकाल लेता हूँ किससे? डॉलर यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा जिसका नाम होगा शो ऑल नाम का एक फंक्शन कॉल करने वाला है। अब ये शो ऑल फंक्शन है कहाँ? ये तो बना ही नहीं है, यूज़र क्लास के अंदर तो बना ही नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ उसका नाम होगा शो ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला शो ऑल, और इसको कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है? क्वेरी फायर करनी है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ये जो क्वेरी है, ठीक है, इस क्वेरी का एक्चुअली में हम बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि डायरेक्टली हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बोला रिजल्ट या RS, और कौन के थ्रू प्रिपेयर करने से अच्छा है सीधा क्वेरी फायर कर लेते हैं, क्वेरी, और इसके अंदर सीधा लिखेंगे डेटा निकालना है। तो मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, टेबल का नाम था, ये क्वेरी फायर हुई, और मैंने यहाँ से रिटर्न करा दिया RS, यानी
काम करते थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, रिजल्ट ही सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने बोला डॉलर रिजल्ट के थ्रू फेच ऑल। अभी मैंने बढ़ाया था एक फंक्शन जिसका नाम था फेच अंडरस्कोर ऑल, फेच ऑल। और फेच ऑल के अंदर मुझे पास करना है माइसेक्वलाई जॉक, यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन एक्चुअली में बना हुआ है, ये क्वेरी क्या होगी, फायर होगी। और एक करली ब्रेस नहीं लगाया तो मैंने बंद कर दिया। अब देखिए सो ऑल नाम का जो फंक्शन है वो पास होगा और रिजल्ट के थ्रू फेच ऑल फंक्शन चलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, एक्चुअली में ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा रिटर्न की स्पेलिंग, रिटर्न के थ्रू ये एक्चुअली में यहाँ से डेटा रिटर्न होगा। तो अब देखो ये जो सो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक क्वेरी बनाएगा जिसमें क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रिपेयर और क्वेरी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखो क्वेरी के अंदर में कोई पैरामीटर की पास जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फंक्शन यूज़ किया क्वेरी। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करने होते, नेम जेंडर कोर्स कुछ भी पास करना होता, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करता, प्रिपेयर फंक्शन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है सो ऑल। अब ये जो सो ऑल नाम का फंक्शन है मैं यहाँ से मैंने कॉल किया है, यानी सारा डेटा किस में आ गया है, यूजर डेटा के अंदर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस डेटा को बस दिखाना ही है, तो मैं दिखाने के लिए क्या करूँगा, शो कराने के लिए क्या करूँगा, एक टेबल जनरेट कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, यहीं इसी के नीचे दिखा देते हैं क्योंकि डेटा हमें दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहीं पे फॉर्म के बंद होने के बाद एक्चुअली मैं यहीं पे एक यूज़र लिस्ट बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है S2 यूजर्स लिस्ट, ठीक है, या डिटेल, और H2 को किया बंद और एक टेबल बना लेते हैं। तो मैंने बोला एक टेबल जनरेट कर देते हैं, टेबल सिंपल सा फॉर्मेट है जो मैं यहाँ पर एक टेबल, क्योंकि मुझे टेबल फॉर्म में डेटा लाना है, दिखाना है, जिससे कि हमें डेटाबेस में जाके ना देखना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग होगा बट ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। और जो बात ना समझ में आए उसको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे TH। मैंने यहाँ पर बोला आईडी मुझे चाहिए थी, TH क्लोज कर दिया, ओके सॉरी, ये रहा TH और ये रहा, मुझे आईडी दिखाना है, नेम दिखाना है और ईमेल आईडी दिखानी है। तो आईडी और यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है। तो ईमेल, ठीक है, इतना मुझे दिखाना है। तो एक फॉर्म हमारा यहाँ पे एक टेबल जनरेट हो रही है एक्चुअली में। तो एक बार देखिए ज़रा क्या हो रहा है इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा रिकॉर्ड एक्चुअली में, मैं रिफ्रेश करूँगा तो रिकॉर्ड चला जाएगा आईडी नेम और ईमेल। बट यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो रिफ्रेश करने की वजह से क्या होगा, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो जाना चाहिए। देखिए दोबारा रिकॉर्ड स्टोर हो गया, बट अभी हमको इससे मतलब नहीं है, मुझे बस एक कॉन्सेप्ट दिखाना है कि एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है। चलिए भाई, तो आईडी यूज़र डिटेल दिखानी थी, आईडी नेम और ईमेल। और इस डेटा को मुझे दिखाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ यूज़ करूँगा एक्चुअली में लूप, क्योंकि लूप में के थ्रू डेटा हम प्रिंट कराएंगे। तो मैंने बोला एक क्वेश्चन मार्क PHP, ओके, और यहाँ पर मैंने ये बना दिया और मैंने बोला फॉर ईच फंक्शन होता है, ये लूप होता है हमारा, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जितने भी डेटा थे। तो मैंने बोला डॉलर यूजर्स डेटा एज यूज़र, यू बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, और इसको करली ब्रेस मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक रो जनरेट कराएंगे TR, उसी पे डेटा हमें दिखाना है। तो मैंने बोला ठीक है डेटा दिखा देते हैं, और ये जो था एक्चुअली में यही डेटा हमें यहाँ पे शो कराना है। तो मैंने बोला ठीक है रख देते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं इसको डेटा रख देते हैं, ये भी डेटा हो जाएगा, ये भी डेटा और ये भी डेटा, डेटा डेटा, ठीक, आईडी आ गई। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक्चुअली में डेटाबेस से डेटा हमें लाना है, तो जो लाएंगे डेटा वही रहा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और मैंने बोला क्या करते हैं, जो भी यूज़र का डेटा था, एक्चुअली में यूज़र डेटा निकल के इसमें आ गया यू नाम के रोल में। तो मैंने बोला डॉलर यू ऑफ, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आईडी पड़ी हुई है, तो उसको दिखा दो। और कॉपी करके यहाँ पे
एक मिनट, अभी दिख जाएगा, यहाँ भी दिखा देते हैं। और एक मिनट, यहाँ पर आईडी था, यहाँ पर यूज़र नेम था, यहाँ पर क्या था, यूज़र ईमेल। तो बस डेटाबेस से ला करके मुझे इसको दिखाना है और एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है अभी। तो अभी आप देख सकते हैं कि अच्छा, कलीब्रेस वाली प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर मैंने कलीब्रेस ओपन किया तो एक कलीब्रेस इसके बाद बंद भी करना था, तो मैंने बोला एक काम करते हैं PHP और यहाँ पे कलीब्रेस बंद कर देते हैं। चलिए भाई, एक्चुअली में कंप्लीट हो गया है, तो देख सकते हैं रिकॉर्ड हमारा ये देखिए आ तो रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आईडी की। ओके, तो देख सकते हैं, अच्छा यूज़र आईडी मैंने दिया हुआ है। ओके, तो मैंने बोला ये आईडी नहीं है, एक्चुअली में इसका नाम है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। यूज़र अंडरस्कोर आईडी होने की वजह से अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो क्या होगा, ये देखिए आपका आईडी सारे जनरेट हो गए, नेम आ गया और ईमेल आईडी आ गया। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट अगर आप सेट कर लीजिएगा, देखिए विड्थ दे देते हैं और विड्थ मैंने दिया, ये देखिए टेबल आपकी जनरेट हो गई, आपके सारे रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं और ईमेल आईडी आ रहा है। क्लियर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना था, एक एक्शन दिखाना है, तो क्या दिखाना होगा, एक्शन, ठीक है ना। तो एक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, मान लो मुझे रिकॉर्ड कुछ सेव डिलीट अपडेट ये सब करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिकॉर्ड हमारा जा रहा है। फिर से देखते हैं, इस बार मैं पहले यहाँ जाकर डिलीट कर दूँ पहले तो, क्योंकि रिकॉर्ड रिपीटेड हो गए हैं, तो मैं कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि सेम रिकॉर्ड आ रहा है। रिफ्रेश, जितनी बार रिफ्रेश कर रहे हैं उतनी बार ये रिकॉर्ड आ जा रहे हैं। तो मैंने कहा ओके यस, एंड यहाँ जाके अगर हम देखें तो ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अब शुरुआत करते फिर से, मैंने यहाँ लिखा अमित और लिखा amit@gmail.com, यहाँ किया और डेटा से किया सेव। तो आप देख सकते हैं दो रिकॉर्ड, सर्वेश और अमित। फिर से मैंने लिखा जैक और jack@rediffmail.com, ये मैंने सेंड किया, रिकॉर्ड सेव। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हमारा फिर सेव हो गया, दिख सकता है कि रिकॉर्ड सेव हो रहा है। तो मैं यहाँ से डेटा सेव करूँ, यहाँ जाकर डेटा हमारा सेव हो रहा है, पूरी तरीके से हमारा काम हो रहा है। अब यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक्शन की, और ये क्लियर मैंने क्यों लगाया था कि सपोज़ आपने यहाँ पर रिकॉर्ड रखा और कुछ ऐसा डेटा फिल किया और बाद में आपको लग नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया। तो ये दोनों ही काम हमारे फंक्शनल हो रहे हैं, सब के सब ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ रहा है, और आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब मुझे बस यहाँ पर एक ज़रूरत है एक्शन की, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो फील्ड बनाया था इसी में एक चीज़ और जोड़ेंगे, उसका नाम है एक्शन। और एक्शन में मैंने बोला क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो बोला मैंने कि एक्शन जो होगा उसमें हम अपडेट और डिलीट का काम करेंगे। तो अपडेट और डिलीट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला चीज़ों को, और वो तरीका क्या होगा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर दूसरा TD बनाएंगे और यहाँ पर हम अपडेट का फॉर्म लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर सीधा बना दे रहा हूँ TD, और यहीं TD के अंदर ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी टेक्निक है ये। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी कुछ डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं एक ही फॉर्म के अंदर, नहीं तो अदरवाइज आपको 2-3 पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पर फॉर्म बना दे रहा हूँ, किस चीज़ का फॉर्म, अपडेट का, ठीक है। तो अपडेट का फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ कि एक फॉर्म ही जनरेट करा देते हैं, फॉर्म मेथड, और मेथड में मैंने बोला पोस्ट फॉर्म, क्योंकि बिना पोस्ट के सर्वर पे काम ही नहीं होगा। तो ये मैंने फॉर्म बना दिया, और ये अपडेट कैसे करेगा वो समझने वाली बात है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, जो डेटा आ रहा है उसी डेटा को हम सीधा अपडेट कर देते हैं। तो मैंने बोला इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहीं पर टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, लिख दिया टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, वही सेम रखते हैं, यूजर अंडरस्कोर नेम, और इसको हम कर देते हैं एक्चुअली में वैल्यू इज इक्वल टू जो डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। पहले उस डेटा को हम फिल कर देते हैं, तो $u ऑफ यूजर अंडरस्कोर नेम, इस नेम पर हम नेम को रख देंगे, और एक और बनाएंगे जहाँ पर हम ईमेल को रख देंगे। तो मैंने बोला ईमेल, और यहाँ रख देता हूँ इसका नाम ईमेल। अभी देखिएगा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये। इसमें क्या होगा कि आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने का,
और अपडेट करते समय मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, एक और बनाया और इसका नाम रख दिया एक्चुअली में हिडन टाइप का बना दिया और इसका नाम रख दिया यूज़र आईडी, क्योंकि आईडी के बेसिस पे करना है यूज़र आईडी, और इसका नाम हमने रख दिया यूज़र आईडी, ठीक है ना, यूज़र आईडी के रूप में जाएगा। अब मुझे एक बटन भी चाहिए होगा, तो मैंने एक बटन भी बना लिया जिसका नाम रखा है एक्चुअली में सबमिट टाइप का, सबमिट, और इसका जो नाम रखा मैंने वो नाम रखा अपडेट। जैसे वहाँ पर क्रिएट रखा था, इसका नाम मैंने अपडेट रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक का काम हो जाएगा और मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वैल्यू में एक्चुअली मैं लिख देता हूँ अपडेट, ठीक है। तो पहले इतना देखते हैं कि क्या हो रहा है इससे, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे। एक्चुअली में ये फॉर्म बटन और ये देखिए यहाँ पर डेटा यहीं पर है, ओके थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ यहीं पे अपडेट हो जाए, तो मैं काम करने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन स्टाइल लगा देता हूँ और स्टाइल में क्या करूँगा, थोड़ा सा बगल बगल आ जाए, तो मैंने बोला डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये एट्रीब्यूट लगाएंगे CSS का, तो थोड़ा सा क्या होगा, टेबल हमारी एक्चुअली में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। ओके, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, मैं ये बटन मैं चाह रहा था, देखो एक्शन में क्या है कि यहीं पर हमारे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे करके चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ स्टाइल में, यहाँ पर टेबल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ कर देते हैं 700। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या हो रहा है, ये देखो टेबल बन गई। अब आप देखेंगे कितना मज़ेदार हो रहा है। हो ये रहा है कि मैं यहाँ पर डेटा यहीं से मैं चेंज करूँ और यहाँ से मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो ये डेटा यहीं पे तुरंत क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो मुझे अलग से फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बगल बगल जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे हमें दिख रहे हैं। थोड़ा सा ये बटन जो है बगल में, और मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 900 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जितनी बार रिफ्रेश करेंगे डेटा अभी आता जाएगा, परेशान ना होइएगा। इसको मैं अभी जनरेट करता हूँ, ठीक है। जितना हो रहा है 800 कर देते हैं और यहीं पर सेम जब अपडेट का काम होगा तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे अपडेट हो जाए। ये देखिए अपडेट बटन पे क्लिक करें तो अपडेट हो जाए, बट अभी अपडेट का कोड तो मैंने लिखा ही नहीं। तो मैं क्या करना है, थोड़ा सा अपडेट को भी बटन को मैं थोड़ा सा अच्छा बना दूँ। तो बनाने के लिए वही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास बूटस्ट्रैप और लगाएंगे btn, लिखा btn डैश वार्निंग, यहाँ पर टाइप बन जाएगा btn वार्निंग। तो आप थोड़ा CSS देख सकते हैं कि ये CSS आपका बढ़िया से अच्छा डिज़ाइन हो गया। और इसी के बगल में मैं डिलीट भी बनाऊंगा, तो मैं डिलीट बनाने के लिए क्या करने वाला हूँ, यहीं पे डिलीट के लिए भी बना दूंगा। तो मैं डिलीट करने के लिए मैं करता हूँ एक काम, डिलीट के लिए भी यहीं पे इसी के बगल बना देते हैं। और मुझे यहाँ पर डिलीट में तो सिर्फ मुझे किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, केवल आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने आईडी रखा और जो ये बटन था इसका नाम रख देता हूँ डिलीट, ये था अपडेट, इसका नाम रख देता हूँ डिलीट, ठीक है ना। और ये जो डिलीट वाला बटन है इसके लिए बना देता हूँ वार्निंग, वार्निंग की जगह डेंजर, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर बना लिया। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मेट है एक्चुअली में, देखिए बगल में टेबल भी जनरेट हो गई डिलीट की गई। तो मैं चाहता हूँ डिलीट बटन पे क्लिक तो डिलीट हो जाए, अपडेट बटन पे क्लिक करें तो अपडेट हो जाए। ये हमें बाकी करना है। तो यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है, डेटा सेव हो रहा है, व्यू हो रहा है, दिख रहा है सारा। अब मुझे डिलीट और अपडेट पे काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा बड़ा मज़ेदार होने वाला है कि हम डिलीट और अपडेट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर सारा ही काम यहाँ पर परफॉर्म कर दूँगा। सीधे हम आएंगे यहाँ पे और ये जो फंक्शन हमने कहाँ पे जहाँ पे कॉल किया है यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे हम सीधा लिखेंगे कि इफ़, अगर एक बार बनाने में टाइम लगता है बस, ठीक है ना, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना है। अगर अपडेट बटन पे क्लिक हुआ है तो यहाँ पर अपडेट फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है ना। अपडेट फंक्शन कॉल कर लेंगे। अपडेट फंक्शन में क्या लेके जाएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। एक्चुअली मैं यूज़र नेम पासवर्ड कर रहा हूँ, सॉरी, ईमेल आईडी और नेम। तो ईमेल आईडी और नेम हम लेके जाएंगे और साथ में मुझे आईडी भी भेजनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि एक $_पोस्ट के थ्रू पोस्ट में क्या पास करने वाला है, आईडी। तो मैंने बोला एक काम करो, user_id, कौन सी आईडी, जो अपडेट वाली आईडी आ रही है उसका नाम अपडेट, और यहाँ से यूज़र नेम और ईमेल भेज देंगे। कहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। बहुत आसान होने वाला है।
फंक्शन का नाम है अपडेट, क्लियर। और यहाँ पर हमने क्या लिया, डॉलर ID ले लिया, डॉलर नेम ले लिया और डॉलर ईमेल जो भी वहाँ से आया था। इस फंक्शन को मैं सीधा यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ। तो कॉल करने के लिए मैं क्वेरी बनाऊँगा और वही सेम कहानी जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे यहाँ पर, तो प्रिपेयर और बाइंड करेंगे और यहाँ पर एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देंगे। यही काम करना है, जैसे क्रिएट किया था सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपडेट का काम भी करेंगे। तो बस एक बार ये फील्ड हमें पास करनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम पास करेंगे तो यहाँ देखो इंसर्ट की जगह क्या हो जाएगा, अपडेट क्वेरी, अपडेट और टेबल का नाम यूजर्स एंड यहाँ लिखेंगे सेट। और किसको सेट करना है, नेम को। तो मैंने बोला यूज़र नेम को सेट करना है, यूज़र नेम के आगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि अभी पता नहीं क्या आएगा, और पास ईमेल आईडी में भी क्वेश्चन मार्क, इसको भी हम बनाएंगे और वेयर क्वेरी लगा देंगे। वेयर किसका करना है, वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से वही वाली बात, क्यों लगा रहे हैं, क्वेरी को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। तो मैंने बोला अपडेट यूजर्स सेट नेम, जो नेम आएगा, यूज़र ईमेल ID जो ईमेल ID आएगी, और वेयर जो ID आई होगी उस ID का, यूज़र की ID का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं, 1, 2 और 3, और दोनों पहले तो वाले 2 स्ट्रिंग है और तीसरा क्या है, ID है। फिर से ध्यान सुनिएगा, पहला स्ट्रिंग है और तीसरा क्या है, इंटीजर है। तो हम उसी सीक्वेंस में बाइंड करेंगे। तो बाइंड करते समय क्या बोलने वाले हैं, मैं बोलूँगा कि बाइंड पैरामीटर SSI मतलब क्यों, स्ट्रिंग और इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर। यूज़र ID कैसी है, इंटीजर टाइप की, तो मैंने ये पास किया। तो यही मैं बता रहा था अभी कि बाइंड में SS मैंने क्यों पास किया, क्योंकि नेम और ईमेल ID दोनों स्ट्रिंग था। अब यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं ईमेल ID और नेम दोनों स्ट्रिंग है, और ID जो हमारी इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया डॉलर ID। अब देखिए हमारी क्वेरी परफॉर्म हो चुकी है। जब ये हो जाएगा तो हम यहाँ से क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है इससे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस फंक्शन कॉल करके देख लेते हैं और देखिएगा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए मैंने कहा अमितेश इसका नाम है और अमित 123 इसका नाम ईमेल ID थी। यहाँ पर ध्यान से देखिए डेटा ये है, लेकिन मैं यहीं से क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। तो जब मैंने यहाँ पर अपडेट किया, आप देख सकते हैं कि इसका नाम हो गया अमितेश, अमित 123, और डेटा हमारा अपडेट हो गया। फिर से देखिए जैक्सन इसका नाम था मान लो, और जो ईमेल ID है वो jack123 है, और @रेडिफ मेल की स्पेलिंग गलत हो गई तो मैंने F कर दिया और मेल पे अपडेट किया। तो देखिए ध्यान से कि जो मैंने यहाँ पर दिया वही डेटा यहाँ पर हमारा अपडेट हो गया। तो कितना आसान है कि हम आसानी से डेटा क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब हमारा जो बचा है एक्चुअली में, देखिए कितना बढ़िया हो रहा है कि हम यहाँ से यूज़र नेम देंगे। जैसे देखिए फिर से देखते हैं, मोहित 123 @MSN, ठीक है .com। चलो यही मैं बना दे रहा हूँ ऐसे ही, रिकॉर्ड सेव। यहाँ देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में रिकॉर्ड हमारा दिख गया मोहित। और जब मैं इसको अपडेट करूँगा, जैसे मैंने कहा मोहित सिंह, और यहाँ से मैंने अपडेट किया, तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारा तुरंत का तुरंत अपडेट हो रहा है। थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और ये हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पर सीधे आएंगे और जहाँ पर मेरा ये है यूज़र, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विड्थ इज इक्वल टू 30%, ईमेल ID लिख सकते हैं विड्थ इज इक्वल टू 30%। तो थोड़ा सा ये फॉर्मेट हमारा अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पेस मिल रहा है, ठीक है ना। और टेबल को अपने हिसाब से क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैंने बोला नहीं इतना नहीं चाहिए था, 20, और इसको 20 कर देते हैं, तो 20%। ये सब आप काम कर सकते हैं एक्चुअली में आसानी से। ये देखिए हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ है। बट यहाँ पर जो मोहित वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस रिकॉर्ड को बाद में अभी के लिए डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, ये ओके। एंड देन आप यहाँ जाके देखेंगे तो आपको रिकॉर्ड क्या होगा, शो होता दिखाई देगा। डन है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, अभी के लिए ऐसे ही हटा देते हैं इसको, थोड़ा CSS से हम लोग अरेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल ID में ये आपका यहाँ पे रिकॉर्ड इस तरीके से दिखने लगा। अब मुझे करना क्या है समझिएगा, करना ये है कि अब मुझे डिलीट करना है। रिकॉर्ड तो सेव हो गया, डिलीट करना बाकी है। डिलीट करे तो डिलीट हो जाए, ये कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, तैयार हो चुका है।
इस बटन का नाम ध्यान से देखिए क्या है, डिलीट वाले बटन का नाम डिलीट है। ये क्या लेके जा रहा है, यूज़र की आईडी जिसको डिलीट करना है। तो मैं सीधा यहाँ पर बोलने वाला हूँ, यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है ये पोस्ट वाले में ही यहीं पर एक और बना लेंगे और यहाँ पर बोलेंगे इल्स। और मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो फंक्शन बनेगा उसका डिलीट नाम होगा। और काम करते हैं, क्यों ना एक काम इल्स इफ़ लगा देते हैं, जिससे कि अगर ये नहीं चले तो ये डिलीट, और यहाँ पे आते हैं डिलीट के लिए, ठीक है ना, डिलीट के लिए, और इसका नाम रख देते हैं इल्स। तो टोटल हमारे पास पैरामीटर आ गया इल्सिफ इफ़ क्रिएट होगा तो ये काम करेगा, अपडेट होगा तो ये फंक्शन चलेगा, और डिलीट होगा तो इसका नाम ही रख देता हूँ डिलीट। डिलीट यूज़र कर लो, डिलीट फंक्शन कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। मैं अपडेट यूज़र कर सकता हूँ, फंक्शन नाम अपडेट यूज़र कर देता हूँ, चलिए। और डिलीट यूज़र थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, और यहाँ पर नाम लिख देते हैं क्रिएट यूज़र, ठीक है ना, क्रिएट यूज़र, सभी जगह मैं यूज़र लगा देता हूँ, फंक्शन का नाम बदल देता हूँ बस। तो मैंने बोला यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आइए, जो फंक्शन बना है अपडेट, इसका नाम रख देते हैं अपडेट यूज़र, क्योंकि सेम बात हो रही है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन नाम यूज़र, सो हो गया। और ऐसे ही एक फंक्शन और बनाएंगे जिसका नाम होगा डिलीट यूज़र। तो मेरा काम हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर डिलीट यूज़र कॉल करना है, और डिलीट यूज़र ये भी सेम वही काम करेगा। क्वेरी बनाना है तो डिलीट करने का तरीका, डिलीट फ्रॉम कहाँ से, यूजर्स नाम के टेबल से, वेयर यूज़र आईडी जो आई है, ठीक है। अब यहाँ पर बाइंड करते समय मुझे केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आईडी की, और यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा सिर्फ। और यहाँ पर हम रिसीव क्या करेंगे, ये सारी चीज़ हटा देंगे क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं। तो मैं सीधा यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ आईडी को, और आईडी के साथ यहाँ पर डिलीट करके देखूँगा, ठीक है। हो यहाँ पे हमारा तैयार हो जाएगा। इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, कौन सा फंक्शन, जिसका नाम ये है, और ये कॉल कहाँ होगा, इस जगह पर। तो डिलीट यूज़र में जाएगा क्या, सिर्फ आईडी जाएगी, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, क्रिएट होगा तो ये फंक्शन चलेगा, अपडेट होगा तो ये फंक्शन चलेगा, डिलीट होगा तो डिलीट यूज़र नाम का फंक्शन चलेगा, जो कि यूज़र आईडी लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे, और ये आईडी लेके आएगा इस फंक्शन के पास, और इस आईडी को यूज़ यहाँ पर करने वाला है। कुछ एरर दे रहा है, अच्छा कॉमा लगाना भूल गए यहाँ पे। तो पहले तो डेटा टाइप चाहिए होता है, और दूसरा उसके बाद फील्ड का नाम, तो ये मुझे मिल गया। अब देखिए कितना मज़ेदार होने वाला है कि तुरंत हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट होकर यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए भाई, पेज रिफ्रेश, एंड यहाँ पर देखते हैं कि मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। देखिए, जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए डिलीट हुआ, डिलीट हुआ, डिलीट हुआ, एंड देख सकते हैं डिलीट हो रहा है। अब आपको 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब आप यहाँ जाकर देखिए, डेटाबेस में जाकर देखिए, तो डेटाबेस में भी हमारे 3 ही रिकॉर्ड दिखने चाहिए। ये देखिए, सर्वेश, अमितेश और जैक। तो आप यहाँ देखिए, सर्वेश, अमितेश और जैक। अपडेट काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। अपडेट जैक्सन, अपडेट कर दिया, अपडेट होगा, बिल्कुल सही है। यानी अपडेट भी काम हो रहा है, सेव भी काम हो रहा है, डिलीट भी काम हो रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि ये डिलीट होने पर हमसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है, कन्फर्मेशन भी नहीं मांग रहा है। तो ये कन्फर्मेशन कैसे लगाएंगे, ये लास्ट हमारा पोर्शन होगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट कोड, सिंपल सा फॉर्मेट, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आकर के यहाँ आएंगे और यहाँ लगाएंगे स्क्रिप्ट। मैं चाहता हूँ स्क्रिप्ट में ये हमसे पूछे स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं लिखा फंक्शन डिलीट यूज़र। ओके, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। आस्क डिलीट, ये फंक्शन का नाम हो गया आस्क डिलीट। डिलीट करने से पहले एक बार पूछने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं पूछूंगा, जब भी ये कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, मुझसे पूछेगा, कन्फर्मेशन लेगा, और कन्फर्मेशन में मैं पूछूंगा आर यू श्योर टू डिलीट। अगर ऐसा है तो यहाँ से रिटर्न करेंगे ट्रू, ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब ये क्यों कर रहे हैं बताते हैं। अभी देखिए क्या होने वाला है कि मुझसे ये पूछने वाला है, ठीक है। अब जब मैं इस फंक्शन कॉल करूँगा तो देखो, ये फंक्शन कॉल होते समय ये हमसे तुरंत पूछेगा, ये काम करते हैं इफ़ इल्स लगा देते हैं, ठीक है। ये इल्स लगा दिया और रिटर्न यहाँ पर कर दिया फॉल्स। चलिए, अगर सक्सेस है तो ट्रू है, नहीं तो
फॉल्स होने पर ये यहाँ पर कोड चलेगा। तो इफ़ आर यू श्योर टू डिलीट तो ट्रू, इल्स फॉल्स, ठीक है। अब ये आस्क जो डिलीट नाम का फंक्शन है, इसको मैं कॉल कहाँ करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ इस जगह पर, कहाँ पे, जिसका नाम है डिलीट फंक्शन। तो डिलीट वाला फंक्शन कहाँ है, ये फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन सबमिट पे मुझे इसको कॉल कराना है। सबमिट इज इक्वल टू आस्क डिलीट, और यहाँ पे मैं बोलूँगा रिटर्न, स्पेलिंग गलत हो रही है, रिटर्न आस्क डिलीट। अब आप देखेंगे ज़रा, तो एक बार ये आपसे पूछेगा डिलीट कंफर्मेशन, आर यू श्योर टू डिलीट, मैंने कहा कैंसिल, नो, डिलीट, आर यू श्योर टू डिलीट, यस, ओके, देन आप डिलीट देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर फिर क्लिक करूंगा तो ये आपका रिकॉर्ड फिर से सारा डिलीट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, आईडी नेम और ईमेल और एक्शन। फिर से देखते हैं, सर्विस, इसका नाम रखा कौशल @gmail.com, ये रखा और मैंने किया सेव, रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड। मैंने कहा इसको नाम बदल दो, इसका नाम सैम कर दो, बोला ओके, अपडेटेड सैम कौशल। मैंने कहा नहीं, सैम में कौशल में 1 2 3 4 था, तो मैंने कर दिया बिल्कुल, ये अपडेट हो गया। मैंने कहा इसको डिलीट कर दो, उसने कहा ओके एंड देन डिलीटेड। आई थिंक आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रहा है। मैं फिर से यहाँ पर सेव करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये सेव किया, रिकॉर्ड सेव, फिर से आते हैं जैक्सन, फिर से यहाँ पर जैक रेडिक मेल, जैक्सन रिकॉर्ड दिखा देते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अमितेश, और ये रहा अमितेश, सेव, रिकॉर्ड सेव, ठीक है। अपडेट आपका हो ही रहा है, डिलीट आपका हो रहा है, ये था आपका कंप्लीट फॉर्मेट, एंड यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये रिज्यूम डिलीट हो रहा है, सारा काम आपका हो रहा है। डेटाबेस में आकर जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड आपके सामने हैं, सर्विस, जैक्सन और अमितेश, सारा काम परफॉर्म हो रहा है अपडेट और डिलीट के रूप में। अब आप यहाँ देखिएगा कि एक बार इसको मैं जल्दी से इसको रिकैप कर देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन का जो कोड है, वो एक्चुअली में यहाँ पर हमने ये कोड लिखा जो कि सारे जगह कॉल हो रहा है। डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें ये बार लाइन चलानी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मैंने कहा होस्ट में लिखा लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक है यहाँ पर, क्योंकि मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ। अगर वर्टिको सर्वर है तो वर्टिको, और वैम्प है तो वहाँ पर भी ब्लैंक होगा, ठीक है ना। डेटाबेस का नाम रखा क्रेड PHP एंड एक कनेक्शन का प्रोटेक्टेड कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लिया। प्रोटेक्टेड प्राइवेट क्या होता है आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर बनाकर मैंने कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे ही बनेगा दिस का कौन, यानी इस क्लास का कौन जो वेरिएबल है उसमें आ जाएगा MySQL के अंदर का रेफरेंस आ जाएगा, क्रिएट होगा। और इस रेफरेंस में मैंने चेक किया कनेक्ट एरर, अगर कनेक्ट एरर है तो डाई कर जाओ, यानी यहाँ से आगे नहीं जाना है, इसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी एरर आएगी वहाँ दिखा दिया जाएगा। और हम इस चीज़ पे आते हैं यूज़र पे। जब यूज़र पे आते हैं तो ये सारा हैंडल कर रहा है डेटाबेस कनेक्शन के बारे में, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, व्यू, सर्च, सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। मैंने इसको रिक्वायर वंस किया, डेटाबेस कनेक्शन को मैंने कॉल कर लिया DB कनेक्ट को, और उसको एक्सटेंड किया DB कनेक्ट फाइल से। फंक्शन का नाम का क्रिएट यूज़र, शो ऑल, अपडेट यूज़र एंड डिलीट ऑल। डिलीट यूज़र, क्रिएट यूज़र के अंदर मुझे ईमेल आईडी और नेम चाहिए था। मैंने कहा प्रिपेयर नाम का फंक्शन है जो कि क्वेरी बनाता है, बार मैं बोलता आ रहा हूँ। इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल आईडी और वैल्यूज़ क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि यूज़र के पास से यूज़र नेम आएगा और ईमेल आईडी यहाँ से आएगी। अब इस क्वेश्चन मार्क पे डेटा कैसे बाइंड करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे बाइंड पैरामीटर फंक्शन। मैंने बोला SS मतलब स्ट्रिंग है, कौन, ईमेल नेम और ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी भी नेम दोनों स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने SS लिखा। अगर इंटीजर होता तो I लिखते, ठीक है। आप यहाँ से फॉर्मेट बुलियन होगा तो B लिखेंगे, इस तरीके से पास करेंगे। जब ये SQL क्वेरी बन गई तो मैंने इस क्वेरी को क्या किया, एक्जीक्यूट नाम के फंक्शन से कॉल रिटर्न करा दिया। और जब रिटर्न कराया तो ये अपना काम करके वहीं लौट जाएगा जहाँ से आया था, जहाँ से कॉल किया गया था। सो फंक्शन के अंदर, सो ऑल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक क्वेरी फंक्शन कॉल किया, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेरी फंक्शन नहीं किया। अदरवाइज यूज़ करते प्रिपेयर। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, क्योंकि ये सेफ है, ये क्वेरी सेफ है, क्योंकि ये यूज़र सर्वर खुद एक्चुअली में डेवलपर भी बना रहा है, तो यहाँ पर कुछ गलत होने का चांस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्वेरी लिखा जा रहा है, नहीं तो हम प्रिपेयर का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते थे। अब जब ये क्वेरी बन गई तो इसका रिजल्ट किस में आ गया, रिजल्ट नाम के क्वेरी वेरिएबल में। और इस क्वेरी रिजल्ट को हमने फेच किया, फेच ऑल नाम का फंक्शन, जिसके अंदर पास किया MySQL एजॉक, और इंडेक्स भी होता है MySQL इंडेक्स, ठीक है। तो अलग अलग आप पैरामीटर यूज कर सकते हैं। एसॉक नाम का कीवर्ड है जिसके द्वारा हम एसोसिएटिव एरे के रूप में डेटा फेच करके यहाँ पे लाएंगे। एसोसिएटिव क्या होता है आपको पता है PHP में, कि जो भी फील्ड्स होती हैं वो अपनी की से एक्सेस होती हैं, इसलिए वो एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। तो ये डेटा में निकल के आ रहा है। अपडेट की बात करें तो अपडेट में ID, नेम और ईमेल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी प्रिपेयर किया अपडेट यूजर सेट, यूजर नेम क्वेश्चन मार्क, ईमेल
क्वेश्चन मार्क वेयर यूजर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये तीनों ही फील्ड पे मुझे क्वेश्चन मार्क में डेटा फिल करना है, तो डेटा फिल करने के लिए मैं यूज़ किया बाइंड पैरामीटर। बाइंड पैरामीटर ने क्या किया, एसक्यूएल के थ्रू बाइंड किया, एस मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर, नेम, ईमेल और आईडी, एंड देन इसको करने के बाद इस क्वेरी को मैंने क्या कर दिया, एक्सिक्यूट नाम के फंक्शन से एक्सिक्यूट करा दिया। डिलीट की बात करें तो डिलीट में मुझे आईडी जरूरत पड़ने वाली है सिर्फ, क्योंकि ईमेल और नेम से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, प्रिपेयर किया डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क में एक ही फील्ड है, इसलिए मैं बाइंड पैरामीटर का समय एक ही फील्ड का यूज़ करूंगा, वो भी आई मतलब इंटीजर और आईडी नाम का, और फिर इसको भी एक्सिक्यूट करूंगा। तो ये चारों फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दिए। अब इन चारों फंक्शन को मैंने यहाँ डायरेक्टली क्या किया है, कॉल किया इंडेक्स में। इंडेक्स में आने पे सबसे पहले मैंने यूजर डॉट PHP फाइल को इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद किसका आ गया, यूजर। मैंने यहाँ पर ये जो लाइन लिखा है वो क्यों लिखा है, जिससे कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे आती, किस फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा हुआ है, पोस्ट फॉर्म में, दोनों चीज़ें अगर इक्विवेलेंट होंगी तब ये आगे कोड चेक होगा। यानी अगर गेट फॉर्म में अगर रिक्वेस्ट आएगी तो वो हैंडल करने वाला नहीं है, कौन, सर्वर नहीं है। तो सर्वर ने रिक्वेस्ट मेथड यूज़ किया। अब ये रिक्वेस्ट मेथड कहाँ से आ रही है, यहाँ से देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्म भरा, और डेटा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म का मेथड क्या बताया, ध्यान दीजिए, पोस्ट लगाया सभी जगह मैंने, इसलिए पोस्ट। ये तो बूटस्ट्रैप हो गया। यहाँ पर उसका आईडी दिया यूज़र नेम, टेक्स्ट बनाया ईमेल आईडी और यूज़र ईमेल आईडी, और एक बटन रखा, उसका नाम रखा क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे जब, यानी सेव डेटा पर जब क्लिक करेंगे डेटा फिल करने के बाद, तो ये क्रिएट नाम का बटन जाएगा, क्या लेके जाएगा, पोस्ट फॉर्म में जाएगा। पोस्ट फॉर्म में जब जाएगा तो सबसे पहला काम इसी पे सेम पेज पे आना है। जब सेम पेज पे आएगा तो ये चेक करेगा सर्वर के रिक्वेस्ट को। अगर रिक्वेस्ट की मेथड अगर पोस्ट है तो अंदर आओ, चेक करो क्या $पोस्ट की वैल्यू सेट है, किसकी, क्रिएट की। अगर क्रिएट ने कॉल किया है तो यूज़र जो कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू क्रिएट यूज़र नाम के फंक्शन कॉल करो, जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ एग्जिस्ट करता है। ये क्या लेके आएगा, यहाँ से आपका यूज़र नेम जो भी मिला था पोस्ट के फॉर्म में, और ईमेल आईडी जो पोस्ट के फॉर्म में आया था, वो लेके यहाँ जाएगा। एंड आगे की बात आपको पता है कि यहाँ से प्रिपेयर होगा और डेटा एक्सिक्यूट हो जाएगा। एक्सिक्यूट होगा तो इंसर्ट होगा तो डेटा दिख जाएगा। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंसर्ट होने के बाद मुझे डेटा दिखना भी चाहिए। तो आपको पता है इसके बाहर मैंने यहाँ देखो एक फंक्शन बनाया हुआ, एक कॉल किया है यूज़र के थ्रू शो ऑल कौन है, एक फंक्शन है जो माइस्क्ल फेच करके पूरा डेटा हमें रिटर्न करके दे रहा है, जो रिटर्न करके इसमें देगा यूज़र डेटा के रूप में। और जब ये डेटा आएगा तो मैं इसको क्वेरी बना करके मैंने यहाँ पर क्या किया, लूप लगा के प्रिंट कराया। तो लूप के लगा के प्रिंट कराने समय मैंने क्या किया, S2 यूज़र डिटेल, बॉर्डर, विड्थ वगैरह दिया, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, एक्शन, और यहाँ पर मैंने फॉर ईच फंक्शन यूज़ किया। यूज़र डेटा जो आया था पूरा उसको मैंने यू नाम के वेरिएबल में लिया, यानी एक एक यूज़र आएगा, उस यूज़र के यूज़र आईडी, नेम और ईमेल आईडी को मैंने प्रिंट कराया है। प्रिंट कराने के बाद अपडेट फंक्शन चलाया है। अपडेट के लिए मैंने एक बटन लगाया जिसका नाम है इनपुट टाइप बटन, सबमिट, और सबमिट पे लिखा है उसका नाम भी रखा अपडेट, और यहाँ पर मैंने इसे फील्ड रख दिया। अब इसको वार्निंग टाइप का यूज़ किया, ये CSS है बूटस्ट्रैप का, जो क्या करेगा, जिससे कि आपको बटन पे थोड़ा सा डिजाइनिंग आपको दिखे। दूसरा जो बटन बनाया है उसका नाम है डिलीट। जब इस बटन पे मैं यूज़र नेम और ईमेल आईडी डाल करके, और यूज़र आईडी तो बाय डिफॉल्ट जा ही रही है, तो मैं जब यहाँ सबमिट करूँगा, क्योंकि यूज़र आईडी कैसी है, हिडन आपको दिखने वाली नहीं है। टेक्स्ट और ईमेल में आप जब आप इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन क्या करेगा, सेम पेज पे आएगा, और मेथड किस फॉर्म में, पोस्ट लेके आएगा। सर्वर चेक करेगा सेम उसी तरीके से, और क्या करेगा, अगर पोस्ट मेथड है तो क्रिएट तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट वाला फंक्शन चला है। ये आईडी, नेम और ईमेल आईडी लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे। और ये रहा आपका अपडेट फंक्शन, जो अपडेट क्वेरी को परफॉर्म करेगा, एक्सिक्यूट करके रिटर्न कर देगा। लास्ट में आपका आता है डिलीट, एंड डिलीट में एक चीज़ बची हुई थी, वो था कन्फर्मेशन, मैंने उसको भी लगा दिया है। और आप देख सकते हैं जब अब यहाँ पर आएंगे डिलीट फंक्शन पे, ये रहा डिलीट पे, तो डिलीट पे ऑन सबमिट बटन कॉल होगा, क्या कॉल होगा, रिटर्न एंड आस्क डिलीट। अब क्वेश्चन बनता है ये क्यों लगाया गया, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे डिलीट पे तो ये हिडन रूप में आईडी लेके जाएगा, ध्यान देखिएगा। आईडी लेके जब जाएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ जब आएगा तो ये डिलीट फंक्शन चलने से पहले डिलीट फंक्शन चलेगा ना। अब डिलीट फंक्शन चलने से पहले यहाँ पर आपका सबमिट होने से पहले आपसे एक कन्फर्मेशन फंक्शन पूछेगा। अगर आपने कहा आर यू श्योर टू डिलीट, पूछा और आपने कह दिया यस, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है ये जो ट्रू है वो लेके किसको देगा, उठा के जो रिटर्न नाम का कीवर्ड है। इस रिटर्न कीवर्ड पे क्या मिलेगा, ट्रू, और ट्रू होने का मतलब होता है ये इवेंट परफॉर्म होना चाहिए। अगर वहां से आता फॉल्स तो यहाँ पर रिटर्न को क्या मिलता, फॉल्स, और फॉल्स मिलता तो इस इवेंट पे कोई काम नहीं होना चाहिए, यानी सबमिट नहीं होना चाहिए। तो जब सबमिट होगा ही नहीं तो डेटा डिलीट भी नहीं होगा। और अगर ट्रू होगा तो ये सबमिट होगा फॉर्म, और जब सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ आएगा, तो ये वाली क्वेरी को परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, जब डिलीट करेगा तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू दिस, एंड इस क्वेश्चन मार्क के थ्रू इस आईडी को एक्सिक्यूट किया जाएगा। तो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आया है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप एक बार मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और
इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए। ईमेल आईडी भी मेरा अवेलेबल है। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर और लाइक करना ना भूलें। और इसका फ्री सोर्स कोड मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये था पूरा CRUD ऑपरेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।